भूतिया राखी। सावन माह की जब पूर्णिमा तिथि आती है तो उस दिन रक्षाबंधन बनाया जाता है। 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन की खुशी में सभी लोग बाजार जाकर राखी खरीदने में व्यस्त होते हैं। तभी मालिनी नाम की औरत अपने भाई के लिए राखी खरीद रही थी। अरे वाह, ये राखी तो बहुत ही सुंदर है। इस पर सुंदर नाम और फूल बने हुए हैं। ये जरूर अच्छी होगी। अरे भाई साहब, ये राखी कितने की है? मैडम, ये राखी 50 रुपए की है। ठीक है भाई साहब, दे दो। मालिनी जाने अनजाने उस दुकानदार से भूतिया राखी खरीदकर घर पहुंचकर राखी को डाइनिंग टेबल पर रख देती है। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं तो उस राखी में से लाइट जलने लगती है और अजीब आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये जोर जोर से हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? दीप जाकर देखो ना। मालिनी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो मुझे। इस तरह दोनों उस आवाज को नजरअंदाज करके सो जाते हैं। अगले दिन मालिनी रक्षाबंधन की सारी तैयारी कर लेती है और जब उसका भाई विवेक घर पर आता है तो उसकी आरती उतार कर कहती है, इतनी देर क्यों लगा दी भाई आपने? हाँ, आने में इतना देर? पता है कितना इंतजार कर रही थी। इस बार मैंने आपके लिए बहुत सुंदर राखी खरीदी है। ऐसा है तो जल्दी दिखाओ। दिखाऊं क्यों, सीधा राखी ही बांध देती हूँ। और मेरा गिफ्ट कहाँ है, पहले वो तो दीजिए। न न न न न, पहले राखी तो बांधो। ये कहती मालिनी उसके माथे पर तिलक लगाकर राखी बांध देती है। फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं और वो कहती है, भगवान करे मेरे विवेक भैया हर मुश्किल से बचे और हमेशा खुश रहें। भैया, मेरा ये रक्षा सूत्र आपकी हमेशा रक्षा करेगा। अच्छा, दो मेरा गिफ्ट। ये ले अपना गिफ्ट। बहुत टाइम से बनारसी साड़ी चाहिए थी ना। ये लो, वो भी दो। शुक्रिया भैया, मुझे कब से ये दोनों चीजें चाहिए थी। कुछ देर बाद बात करने के बाद विवेक वापस अपने घर लौट जाता है। जब विवेक सो रहा था तब अचानक से उसके हाथ में दर्द होने लगता है। ये अचानक से दर्द कैसे हो रहा है हाथ में? मेरा सिर दर्द हो रहा है। ये जोर जोर से हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्यों परेशान हो गए ना? कौन है यहाँ? सामने आओ मेरे। तेरे लिए बेहतर होगा कि तू इस राखी को उतार कर अभी के अभी फेंक दे। मेरी बहन ने मुझे बहुत प्यार से बांधी है, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। तभी चुड़ैल कुछ ऐसा करती है कि उसके हाथों में बहुत दर्द होता है। बिल्कुल ऐसा कि जैसे किसी ने हाथ काट कर फेंक दिया हो। दर्द को बर्दाश्त करते हुए बहुत तेज अपने हाथ को पकड़कर विवेक चिल्लाता है, मामा, मेरा हाथ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये राखी नहीं उतारूंगा। तभी ये आवाज सुनकर विवेक की माँ आकर कहती है, विवेक बेटा, क्या हुआ? हाथ को क्यों इस तरह पकड़े हुए हो? कुछ कट गया है क्या? माँ, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा। वीना जैसे ही कैंची से अपने बेटे के हाथ की राखी को काट देती है तब जाके माहौल शांत होता है। यहाँ से जाकर चुड़ैल किसी और की राखी में प्रवेश करके उसे परेशान करने लगती है। पीयूष घर का काम करके अपनी बहन की मदद कर रहा था कि अचानक से उसका हाथ इतना भारी हो जाता है कि दोबारा उससे वो कपड़े की बाल्टी नहीं उठती। अरे पीयूष, जल्दी जा ना, कपड़े सुखा। मैंने वो कपड़े धो दिए। हाँ दीदी, कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मुझसे ये बाल्टी दोबारा क्यों नहीं उठ रही? इतना दर्द क्यों है? तू अभी तक यहीं खड़ा है, काम क्यों नहीं कर रहा? कर रहा हूँ दीदी। पीयूष जैसे ही बाल्टी उठाता है तो कपड़ों से भरी बाल्टी उसके ऊपर ही गिर जाती है। दीदी लग गई। तुझसे कुछ नहीं होता, रहने दे, मैं कर लूंगी। अब तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा पीयूष। ये कौन बोल रहा है? क्या हुआ? तो इतना अजीब सा क्यों बोल रहा है? कौन कर रहा है? कौन है यहाँ? कौन क्या मतलब क्या बोल रहा है? कुछ नहीं दी। रात के समय जब पीयूष खाना खाकर अपने कमरे में जाता है तो चुड़ैल उसकी राखी से निकलकर उसे परेशान करने लगती है। कमरे में तोड़-फोड़ होने लगती है। देखो, मैं तुझे कितना परेशान करती हूँ। अगर बचना चाहता है तो अपने हाथ से ये राखी उतार दे। मैं किसी को ये राखी मनाने नहीं दूंगी। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? नहीं उतारूंगा राखी, मेरी बहन ने बांधी है मुझे। नहीं उतारेगा तो ये ले, कर सामना मेरा। ये कहते ही चुड़ैल पीयूष को हवा में भटकने लगती है, उसे अधमरा कर देती है। बता, तेरी जान ले लूं या तू अभी भी राखी बांधेगा? नहीं, मैं ये राखी उतार रहा हूँ, अब नहीं बांधूंगा।
चुड़ैल उसकी राखी से निकलकर 3-4 लोगों की राखी में चली जाती है और उन्हें भी पीयूष की तरह राखी न बांधने पर मजबूर कर देती है। वो प्रीतम को भी बहुत मारती है और उसके गले पर चाकू रखकर कहती है, तुझे ऐसा देखकर कितना सुकून मिल रहा है। बता राखी बंधवाना छोड़ेगा या नहीं? मुझे छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा राखी बंधवाना, पर मेरी एक शर्त है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, बताओ। वजह तो बहुत बड़ी है लेकिन जो बात थी बेहद ही छोटी थी। कुछ सालों पहले की बात है। मैं दीपा इस बार रक्षाबंधन बनाने के लिए बहुत उत्सुक थी क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था। माँ बाप भी चल बसे थे तो मैं अपनी चाची के साथ रहती थी। उसी साल मेरी चाची को लड़का हुआ। मैं बहुत खुश थी कि मेरा भाई आ गया। 1 महीने बाद ही जब राखी का त्योहार आया तो मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए पहुंच गई। तभी मेरी चाची ने गुस्से से लेकर उस राखी को जमीन पर फेंक दिया और मुझे कहा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के करीब आकर उसे राखी बांधने की? मनहूस लड़की, चली जाए यहाँ से। मेरे बेटे की जिंदगी में तू कभी राखी नहीं बांधेगी। पैसों के लिए आई है ना तू? ये ले पैसे। ये कहकर उसके मुंह पर पैसे फेंक देती है। तभी रोते हुए दीपा कहती है, पर चाची, मैं अपने भाई के लिए बहुत इंतजार कर रही थी। अच्छा थोड़ी लगेगी कि उसके पैरी राखी पर उसका हाथ सूना रहे। मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक भाई बहन का प्यार मिल जाए वही काफी है। बोल दिया ना, मेरे बेटे के तू कभी राखी नहीं बांधेगी, चाहे उसका हाथ सूना ही क्यों ना रह जाए, पर तेरा मनहूस साया अपने बेटे पर पड़ने नहीं दूंगी। ये कहकर प्रतिमा उसे धक्के मारकर बेघर कर देती है। रोती हुई दीपा एक नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है और चुड़ैल बनकर कहती है, जिस भाई के लिए इतने सालों से तड़पी, उस भाई को भी चाची ने मुझसे छीन लिया। मेरा राखी बांधने का सपना अधूरा रह गया। मेरी राखी नहीं बनती तो अब मैं किसी को भी बांधने नहीं दूंगी। आपकी राखी उतरवा लूंगी। तब से मैंने ठान लिया कि मैं किसी को भी रक्षाबंधन नहीं बनाने दूंगी। दीदी, आपके साथ बहुत गलत हुआ और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ऐसे दर दर भटके। तो क्या आप मेरी कलाई पर राखी बांधोगी? सच में तुम मुझसे बंधवाओगे? हाँ दीदी। इस तरह चुड़ैल प्रीतम के तिलक करके उसे राखी बांधती है, जिसके बाद उसे मुक्ति मिल जाती है और भूतिया राखी का किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। जादुई आम में बच्चा। संगमपुर गांव में बसंता और स्वर्णा नाम का एक दंपति रहता था। गांव के अंतिम छोर में बसा उनका छोटा सा घर, जिसपे खपरैल की छत चढ़ी हुई थी और घर का ढांचा भी काफी पुराना था। चूल्हे पर खाना बना रही स्वर्णा काफी उदास थी। ये लीजिए खाना। स्वर्णा, तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारा मुरझाया चेहरा देखना पसंद नहीं। ये उदासी की जकड़न शायद मुझे ले डुबोएगी। जाने ईश्वर ने मेरी कोख सूनी करके किस जन्म का बदला निकाला है। स्वर्णा, शायद माँ पिता का सुख भोगना हमारे भाग्य में है ही नहीं। ऐसा कहकर बसंता बागान की ओर निकल पड़ता है। तभी गांव का मुखिया प्रजापत वहां से गुजरते हुए कहता है, राम 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 राम, सवेरे सवेरे किस बांझ पखेरू का चेहरा देख लिया। क्यों नहीं बसंता, मुंह दिखाते तुझे लाज नहीं आती? अरे जिसकी बीवी एक बच्चा न जन सके, उसका पति काहे का मर्द। लानत है तेरी मर्दानगी पर। अकड़ू मुखिया बसंता को बांझ का ताना जड़कर चल पड़ता। बसंता की आंखों से आंसू डबडबा जाते। जाने मुझे कितनों के आगे व्यंग्यता का पात्र बनना पड़ेगा। इधर स्वर्णा बर्तन लेकर कुएं पर पानी भरने आती है। आ गई बांझ मुंह उठाए। अरे वो औरत भला किस काम की जो एक बच्चा ना जन सके? जरा भी शर्म है तो डूबकर मर जा इस कुएं में। अरे 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 भौरी, क्यों इस बांझन के चलते कुएं का पानी सुखाना चाह रही है? नियति ने मुझ अभागन से माँ बनने का सुख छीन लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? रोती बिलखती स्वर्णा घर लौटकर फूट फूट कर रोती है। समय गुजरता चला जाता है। बसंता प्रतिभोर आम के बागानों से आम तोड़कर उन्हें बेचकर अपना भरण पोषण किया करता था। एक सवेर जब बसंता आम के बागान पहुंचता है तो वह बेहद खुश होता है। अरे वाह, एक ही रात में मेरे 4 आमों के पेड़ बहुत आमों से लद चुके हैं। आज तो जमकर कमाई करूंगा। वह सभी आमों को फुर्ती से चुनने लगता है। तभी अचानक से बागान के बीचों बीच एक विशाल चमचमाता आम धम से आ गिरता है, जिसे देख बसंता की आंखें फटी रह जाती हैं। ये कैसा आम है जिसका आकार एक इंसान जितना बड़ा है? कहीं ये मेरी आंखों का सपना तो नहीं? आम की चमक अपने आप में अनोखी थी, जो पूरे बागान को अपनी रोशनी में समेट रही थी। बसंता झटपट उस आम को घर ले आता है। अरे
क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी घर लौट आए? बागान नहीं गए थे क्या? अरे स्वर्णा, आज मैं आम बेचने नहीं गया था, वो सब छोड़ो। मैं कुछ अलग लेकर आया हूँ जिसे तुम भी देखती रह जाओगी। अरे ये आम है कि आम का गोदाम? इतना बड़ा आम मैंने जीवन में पहली दफा देखा है। इस विशाल आम की चमक इतनी है तो इसकी मिठास कितनी ज्यादा होगी। चलो इसको काट कर चखते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उस विशाल आम के भीतर से किसी बच्चे के रोने की किलकारियां गूंज उठती हैं। बाहर निकालो मुझे, मैं इस आम में क्या दूं? मेरा दम घुट रहा है, बचाओ। अरे ये कैसे मुमकिन है? एक आम के भीतर से बच्चे की किलकारी कैसे सुनाई दे रही है? कहीं ये जादुई आम तो नहीं? चलो इसे काट कर देखते हैं। हाँ, मगर हमें सावधानी बरतनी होगी ताकि अगर सचमुच इस विशाल आम के भीतर कोई बच्चा हो तो उसे चोट न पहुंचे। दोनों मिलकर विशाल आम को बीचों बीच से 2 टुकड़े करते हैं, जिसके साथ एक तेज चमक पूरे घर में समा जाती है और आम के बीचों बीच से तकरीबन 2 वर्ष का एक बच्चा बाहर निकलता है। मेरी जान बचाने की खातिर तुम्हारा शुक्रिया। मगर तुम इस आम के अंदर आए कैसे? मैं एक जादूगरनी का बच्चा हूँ, मगर जब इस बात की खबर गांव वालों को हुई तो उन्होंने मिलकर मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने अधमरा कर दिया। माँ ने मेरी जान बचाने की खातिर मुझे अपने जादू से इस आम में कैद कर दिया, मगर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तुम रो मत, आज से हम तुम्हारे माता पिता और तुम हमारी औलाद ठहरोगे। ये सुनकर जादुई बच्चा खिलखिलाते हुए जैसे ही कदम बढ़ाना शुरू करता है, उसके पैरों के छाप से सोने के सिक्के में बदलने लगते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है? इस बच्चे के पड़ने वाले कदम सोने के सिक्के में कैसे बदल रहे हैं? स्वर्णा, लगता है इस बच्चे में इसकी जादूगरनी माँ की शक्तियाँ शामिल हैं, जिससे इसके कदमों की छाप सोने में ढली जा रही है। जादुई बच्चे के कदमों से पूरे घर में सोने के सिक्के की भरमार लग जाती है। माँ, पिताजी, इन सिक्कों को बेचकर तुम अपनी आर्थिक दशा को सुधार लो। मेरे रहते तुम्हें फिर कभी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। बसंता उन सभी सोने के सिक्कों को बटोरकर उन्हें सुनार के हाथों बेचकर मोल लेकर आता है। देखो स्वर्णा, कल तक हम सिक्कों से अपना गुजारा करते थे, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हमारे ऊपर लगा निसंतान का कलंक भी मिटा और हमें एक जादुई बच्चा भी मिला। सच कहा है किसी ने, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बसंता एक बड़े और सुंदर घर की नींव रखता है, जहाँ तीनों खुशहाल जीवन को शुरू करते हैं। एक रोज उनकी चौखट पर एक भिखारिन अपनी दुधमुहे बच्चे के संग दस्तक देती है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको भोजन दे भगवान। अरे कोई है इस महल में रहने वाला राजा जो इस रंक भिखारिन की मदद कर सके? आवाज सुनकर दोनों अपने जादुई बच्चे को लिए बाहर आते हैं। साहब, कई दिनों से भूखी हूँ, इस भिखारन पर तरस खाओ, कुछ रूखा सूखा खाने को दे दो। मेरा दुधमुहा बच्चा दूध की खातिर बिलक बिलक कर रो रहा है। स्वर्णा, अपने जादुई बच्चे से मिले सारे सोने के सिक्के की कीमत तो हमने इस घर में लगा दी। मुन्ना, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। स्वर्णा जादुई बच्चे को पुचकारते हुए जमीन पर छोड़ती है। जैसे ही जादुई बच्चा इधर उधर दौड़ता है, जमीन की मिट्टी सोने के सिक्के बन जाती है। अरे ये कैसा मायावी बच्चा है जिसके चरण कमल सोने के खरे सिक्के बन रहे हैं। ये लो, इन सिक्कों से तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और इनसे तुम अपने बच्चे का भविष्य भी उज्जवल बना सकोगी। ईश्वर तुम्हारे बच्चे को लंबी उम्र बख्शे। वक्त के साथ जादुई बच्चे को सच्चाई पूरे गांव के सामने खुल जाती है। तो तुम्हारे रंग से राजा बनने तक का सफर इस जादुई बच्चे के कारण तय हुआ है। लालची प्रजापति जादुई बच्चे को पकड़ने दौड़ता है, तभी जादुई बच्चा हवा में उड़ने लगता है। मैं तेरे बुरे मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। अरे ये बच्चा है कि आफत, सांस उखाड़ दी ससुरे ने। प्रजापति, भलाई इसी में है कि अपना रास्ता नापो। ये जादुई बच्चा गरीबों का मसीहा है, तुम जैसे लोभियों का नहीं। माँ, पिताजी, ये सोना आप इन जरूरतमंद गांव वालों को दे दीजिए। सभी आगे आकर जादुई बच्चे से सोने के सिक्के पाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें माफ कर दो स्वर्णा, हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी तुमने हमारे संग भलाई की। धन्य माँ हो तुम, जिसके जादुई बच्चे के चलते हम सभी का भाग्य बदलने जा रहा है। जादुई बच्चे से गांव की दशा एकदम सुनहरी हो जाती है। एक बार स्वर्णा और बसंता जादुई बच्चे को लेकर घूमने जाते हैं, तभी उनकी नजर एक अनाथ आश्रम पर पड़ती है। रुको। क्या हुआ मुन्ना?
पिताजी, अगर आप दोनों का साया मेरे सर पर ना होता तो आज शायद मैं भी इस अनाथ आश्रम में होता। मैं अपने जादुई शक्ति से इनकी मदद करना चाहता हूँ। जादुई बच्चा चलते हुए जैसे जैसे अनाथ आश्रम की ओर बढ़ता है, उसके कदम के छाप खरा सोना बन जाते हैं, जिन्हें उठाकर दोनों आश्रम के मुखिया को थमाते हैं। ये सोना आप चंदा समझ कर रख लीजिए। शुक्रिया अनाथ आश्रम के लिए, आपके इस भारी योगदान के लिए। हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ दरअसल हमारे जादुई बच्चे ने किया है। क्या सचमुच? जादुई बच्चा अपनी माँ की गोदी से ओझल होकर शारदा की गोदी में सवार होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, जीवन वही है जो दूसरों के काम आए। अगर मेरे जादुई होने से किसी का हित होता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। इस तरह जादुई बच्चे के माता पिता होने से बसंता और स्वर्णा गर्वित महसूस करते हैं और आगे भी जरूरतमंद की मदद किया करते हैं। मिठाई की दुकान पर चंदू बैठकर मिठाई खा रहा था कि तभी उसकी मिठाई की प्लेट हवा में उड़ जाती है। अपनी प्लेट को हवा में उड़ता हुआ देख चंदू बोलता है, अरे दादा, अचानक हमारी प्लेट में पंख कैसे उग गए? चंदू खुद से ये बोल रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है और तू इस मिठाई को अकेले ही खाए जा रहा है। अरे चुड़ैल दीदी, सारी मिठाई अकेले ही खा जाओगी या मुझे भी खाने दोगी? ये मिठाई तो मेरी भी मनपसंद की है। अरे ये मिठाई तेरी ही मनपसंद की नहीं बल्कि मेरी भी मनपसंद की है, और मेरा बस चले तो इस मीठी मीठी मिठाई के साथ तुझे भी कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल दीदी, ये क्या बोल रही हो? तुमने तो मेरी मिठाई भी छीन ली और तुम मुझे खाने की बात कर रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल, इस मिठाई के साथ साथ मैं तुझे भी कच्चा खा जाऊंगी, क्योंकि तूने मिठाई खाई है और तेरे अंदर तेरा खून भी अब मीठा ही हो गया होगा, इसीलिए तेरा खून तो पीना बनता है। चुड़ैल की बात सुनकर चंदू वहां से भाग जाता है। उसको इस तरह भागते हुए चुड़ैल जोर जोर से देखकर हंसने लगती है और वहां से उड़ते हुए एक पीपल के पेड़ पर उल्टी लटक जाती है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और शाम के वक्त एक सब्जी वाला अपनी सब्जियों को बेचते हुए जा रहा था। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाला सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अब तो सब्जी वाला आया है। अब मैं इस सब्जी वाले की सब्जी खा जाऊंगी। अरे कोई तो मेरी सब्जी ले लो, सुबह से ना तो एक आलू बिका और ना बिका आधा कांदा। अरे भैया, ऐसे कैसे चलेगा हमारा धंधा? सब्जी वाला अपनी सब्जियों को बेच ही रहा था कि तभी चुड़ैल उसके ठेले पर आ गिरती है और अपनी एक लंबी जुबान करके उसकी सारी सब्जियों को खा जाती है। ये देखकर सब्जी वाला कहता है, बाप रे, भुक्कड़ चुड़ैल, तूने तो मेरी सारी सब्जियां खा ली। अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, वैसे भी तू ही तो बोल रहा था सुबह से तेरी कोई सब्जी बिकी नहीं है, इसीलिए मैंने तेरी सारी सब्जियों को खा लिया। अरे भुक्कड़ चुड़ैल दीदी, सब्जी देखना और सफाचट करना दोनों अलग अलग बात होती है। अब मैं अपने घर में क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मेरे घर में ना तो पैसा है और ना ही सब्जी। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसा हो ना हो, सब्जी हो ना हो, लेकिन तुम्हारा ठेला तो तुम्हारे पास है ना। अगर तुम अब यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे सब्जियों की तरह तो मैं भी खा जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सब्जी वाला वहां से दौड़ते हुए अपने घर के अंदर चला जाता है और आए दिन अब वो भुक्कड़ चुड़ैल किसी न किसी के घर का राशन खाली करने लगी। वो लोगों को डराकर उनका खाना पीना छीन लिया करती। वो लोगों के घरों में जाती और उनके घर का सारा राशन खा के भाग जाया करती। इस तरह सभी गांव वाले उस चुड़ैल से परेशान हो गए। लोगों के घरों में अब राशन की कमी होने लगी। बड़ी मुश्किल से वो सभी लोग एक वक्त का खाना खा पाते। ऐसे ही एक बार की बात है, लालू अपना गोदाम बंद करके अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी वो चुड़ैल उसके पास नाचते हुए आती है और उसके सामने गाना गाते हुए नाचने लगती है।
ओ मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। बाप रे बाप, ये भक्कड़ चुड़ैल मेरे गोदाम पर भी आ गई। अब इसको मैं यहाँ से कैसे भगाऊं? खैर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गोदाम का शटर खोलूंगा ही नहीं। अरे लालू, मैंने सुना है कि तेरे गोदाम में बहुत सारा राशन है, उसे खाकर मेरा पेट भर जाएगा। चल खोलना इसको। नहीं नहीं, मैं अपने गोदाम के शटर को नहीं खोलूंगा, तुम मेरे गोदाम का सारा अनाज ठूंस देगी। उसकी बात सुनकर चुड़ैल एक बार फिर नाचने लगती है और नाचने के बाद वो लालू से बोलती है, अरे लालू, मैं तेरे लिए नाची ना, अब शटर खोलना, मैं भूखी हूँ। नहीं नहीं, मैं शटर नहीं खोलूंगा। उसकी बात सुनकर चुड़ैल को अब गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल गुस्से में अपनी आंखों को लाल करते हुए उससे बोलती है, तू शटर नहीं खोलेगा? तू जानता नहीं कि मैं चुड़ैल हूँ? इतना कहकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों को हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपनी आंखों से भूतिया जादू कर वो शटर को अपने आप खोल देती है और उसके बाद चुड़ैल उस शटर के अंदर जाकर उसका सारा राशन खा जाती है और हंसते हुए हवा में उड़ जाती है। ये देखकर अब लालू अपने सिर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, इस चुड़ैल का कहर तो बढ़ता ही जा रहा है। इस चुड़ैल ने तो सब कुछ खा लिया, इस चुड़ैल ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। लालू रोते रोते अपनी दुकान के आगे ही बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब गांव वाले लालू को बेहोशी की हालत में देखते हैं, तब गांव का एक मोहित नाम का लड़का उसके मुंह पर पानी का छींटा मारते हुए उसको जगाता है और उससे बोलता है, अरे लालू भैया, तुम इस तरह रोड पर क्यों सो रहे हो? अरे मोहित भैया, मैं रोड पर सो नहीं रहा था। अरे रात को मैं रोते रोते बेहोश हो गया। इस भुक्कड़ चुड़ैल का हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, वरना ये हमारे गांव को बर्बाद कर देगी। वो गांव में लोगों का राशन इस तरह खा रही है जैसे वो जन्मों जन्मों की भूखी हो। अगर हमने उसका कुछ नहीं किया तो वो खाने के साथ साथ हमें भी नहीं छोड़ेगी। गांव वाले लालू की बात से सहमत होते हैं, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद गांव वाले बोलते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम उस चुड़ैल से लड़ नहीं सकते, आखिर वो चुड़ैल है और हम इंसान। खैर जो भी हो, हमें उस चुड़ैल से बात करनी ही होगी। इतना कहकर सभी गांव वाले रात होने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब रात होती है, तब सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उस चुड़ैल को हवा में उड़ता हुआ देख चुड़ैल से बोलते हैं, चुड़ैल दीदी, आप हम सभी गांव वालों को इस तरह क्यों सता रही हो? क्यों हम लोगों का राशन पानी खा पी कर खत्म कर रही हो? आखिर क्या चाहती हो तुम हम गांव वालों से? मैं बस अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। मैं बरसों से भूखी हूँ। जिस दिन मेरी भूख मिटेगी, उस दिन मैं अपने आप चली जाऊंगी और मेरी भूख ऐसे शांत नहीं होगी। जब तक मैं अपने कातिलों को नहीं मार देती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम बरसों से भूखी रह चुकी हो? कातिल का तो समझ आता है कि तुम अपनी मौत का बदला लोगी, लेकिन इस तरह तुम लोगों के घर का राशन खाकर हजम कर जाती हो, ऐसा क्यों? आज से 10 साल पहले की बात है। मैं रिंकू नाम की औरत अपने ससुराल में खुशी से जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन मेरे सास ससुर और मेरे पति को मेरी खुशियाँ ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं हो सकी। वो लोग मुझे आए दिन दहेज के लिए टॉर्चर करते रहते थे, लेकिन मैं दहेज के लिए हमेशा ही मना करती रही। इस तरह उन लोगों ने मुझे खाना पीना देना बंद कर दिया था। मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर जिंदा रही 6 महीने तक। उन्होंने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया और इस तरह भूख के कारण मेरी मौत हो गई। उन लोगों ने मेरी लाश को चोरी छुपे से उसी घर में दफन कर दिया और लोगों के सामने ये कह दिया कि मैं किसी पराये मर्द के साथ भाग गई हूँ। मैंने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रह गई। लेकिन ये हादसा तो तेरे साथ 10 साल पहले हुआ था, तो तू अब हमें क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे कैद करवा रखा था, लेकिन किसी तरह मैं उस कैद से आजाद हो गई। इतने सालों की भूखी हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ का राशन खाकर खुद का पेट भर लिया है,
लेकिन मुझे अपनी मौत का बदला चाहिए अब। हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन तुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। मुझे मंजूर है। जिस दिन मैं अपने कातिलों को मार दूंगी उस दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद से सभी लोग सहमत होते हैं और उसके ससुराल वालों को बहला फुसला कर अपने गांव में लेकर आते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उनको भयानक मौत दे देती है और वहां से चली जाती है। और इस तरह अब उस गांव में उस भुक्कड़ चुड़ैल का साया हट गया था और सभी गांव वाले खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। छाता बेचने वाली सास बहू। एक गांव में बुधिया और प्रज्वल नाम के दो बाप बेटे अपनी पत्नियों समेत एक पुराने कच्चे मकान में गुजर बसर करते थे। वह दोनों खेतीबाड़ी के काम में निपुण थे। पूरा गांव सूरज की लाली के आगोश में था। लोग अपने कामों में जुटे थे, तभी बुधिया अपनी पत्नी को छेड़ते हुए कहता है, अरे भगवान, कभी तो इस बिछोने की शान बढ़ाना छोड़कर रसोई घर की शोभा बढ़ा लिया करो। उसकी क्या जरूरत आन पड़ी है, बहू के रहते सास भला क्यों रसोई घर में लात धरेगी। अरे बहू, जल्दी से खाना ले आ, खेत पर जाने में देरी हो रही है। मतिका झटपट से दोनों को खाना परोसकर पंखा डुलाने लगती है। इस जेठ की भीषण गर्मी में बेनिया का भी कोई प्रभाव नहीं। बरसात हो जाती तो थोड़ी राहत पड़ती। पिताजी, हर साल बरसात का प्रकोप आंखों देखी देखने के बाद की कैसी बरसात हम किसानों को भीषण गरीबी में डुबो जाती है। क्यों बरसात की बुलाहट दे रहे हैं? बरसात ना हो उसी में गनीमत है। दोनों खेत पर आते हैं, जहां प्रज्वल हल चलाकर खेतों की जुताई और बुधिया बीजों की बुआई करता है। जुताई बुआई का काम तो निबट गया, अब बस खेत पटाना रह गया। देखते ही देखते सूरज की तेज लौ बादलों के पीछे छुप जाता है। आसमान में जोरों शोरों से बिजली की गड़गड़ाहट होने के साथ काले बादल उमड़ते हुए घनघोर बरसात का रूप धारण कर लेते हैं। प्रज्वल, घर चल बेटा, बरसात की पहली फुहार इंसान को बीमार कर देती है। बरसात की बूंदों से सराबोर दोनों घर पहुंचते हैं। बाबूजी, आप दोनों इतना भीगे हुए? बस बहू, पूछ मत। सोचा कि बचते बचाते घर पहुंच जाएंगे, मगर ससुरी बरसात ने लथपथ कर दिया। गुजरते हर एक घंटे के भीतर बरसात की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। तकरीबन एक सप्ताह बीतने को आ जाता, मगर बरसात मानो जैसे जिद्दी बच्चे सी होकर बरसती ही जा रही थी। जाने खेत की फसल का क्या हाल होगा, चलकर मुआयना करना चाहिए। दोनों बरसात के आतंक को देखते हुए खेत का दौरा करने पहुंचते हैं। खेत की फसल बुरे तौर पर बरसात में नाश हो चुकी थी। बरसात का पानी अपने उफान पर था। दोनों निराश मन से घर लौट आते हैं, जहां प्रेमा कहती है, कद्दू जैसा मुंह क्यों लटकाया है तुम दोनों ने? फसल सही सलामत तो है? फसल को भारी नुकसान हो गया प्रेमा, सारी फसल पानी में गोते लगा रही है। अब हम खेतिहार को क्या जवाब देंगे? वो किसी नतीजे पर पहुंच पाते कि उनके घर की चौखट पर छतरी ओढ़े मानिक रूखे स्वर में कहता है, अरे ओ बुधिया, कहाँ दुब के बैठा है, बाहर निकल। बुधिया उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा होकर कहता है, जी मालिक, कहिए। मैंने तुम बाप बेटों पर भरोसा करके अपनी जमीन, बीज, खाद, उर्वरक आदि खरीदने की रकम इस खातिर दिए थे क्या कि तुम उसका नुकसान कर दो? हुजूर, अब आपको क्या जान खबर थी कि बरसात प्रलय में बदल जाएगी? उससे माणिक लाल को कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरा रोकड़ा सूद समेत वापस कर लो, वो भी अभी। बात आगे ना बढ़े इसके चलते मानिक जोड़ बटोर कर रूखे पैसे उसे थमा देता है। उसके जाते ही प्रेमा उस पे टूट पड़ती है। अकल घास चरने चली गई थी क्या तुम्हारी? वो बचे खुचे पैसे अकाल के खातिर थोड़ा बटोर कर रखे थे, पाई पाई उसे दे देती। अब इस भरी बरसात में चूल्हा उपवास रखने के सिवा कोई चारा नहीं। दोनों बाप बेटे बरसात की बौछार में काम की तलाश में निकलते हैं, मगर अफसोस की उन्हें छुच्छे हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे में उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, जिसे देखते हुए मतिका चिंता जाहिर करते हुए कहती है, सासू माँ, पिताजी और प्रज्वल दोनों ही प्रचंड बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। घर के हाल बद से बदतर हो चुके हैं। अब हमें ही घर से बाहर कदम रखना होगा। बहू, बाहर का मंजर देख, पूरा गांव मेघालय और मोहसिन राम बन चुका है, और इस बरसात में हम कर भी क्या सकते हैं? माँ जी, ये बरसात हमारी कमाई के सुनहरे मौका बनकर आया है। हमारे गांव के हजारों लोग की तादाद है, मगर छतरी गिने चुने रईस लोगों के पास ही है। क्यों ना हम छतरी बनाकर उन्हें बेचें? तेरी सोच तो सराहनीय है बहू, मगर हमारे पास एक छतरी खरीदने के पैसे नहीं तो छाते का कारोबार कैसे करेंगे?
माँ जी, बरसात में सारा धंधा मंदा होता है। मुझे छतरी बनाना बखूबी आता है। मैंने इस भाड़ में कुछ पैसे अलग से जोड़ कर रखे हैं। इनसे हम छतरी बनाने का सामान खरीदेंगे। मतिका झटपट से छतरी बनाने का सामान मोल ले आती है और प्रेमा को छाता बनाना सिखाती है। छाते बनाकर वह उन्हें बेचने निकलती है। बहू, बरसात तूफान पर है। लगता है अपनी बनाई पहली छतरी का शुभारंभ हमको ही करना होगा। दोनों एक एक छाता ओढ़कर सड़क के एक छोर पर खड़ी चिल्लाती हैं। बरसात में भीगने के बजाय बरसात से बेचने का उपाय सस्ता। छाता ले लो, एकदम सस्ता छाता ले लो। कुछ देर के बाद एक आदमी भीगा हुआ उनके पास आकर कहता है, अरे ओ छतरी वाली, कितने का बेच रही हो ये छतरी? एकदम सस्ता है भाई जी, 25 रुपए एक छतरी। इसमें एक साथ 3 जन समा सकते हैं। ढांचा भी बहुत टिकाऊ है। अरे इसकी गुणवत्ता बाद में गिनवाना, पहले मुझे छाता दो। ये आसमान के ओले शोले बनकर मेरी पीठ को छलनी कर रहे हैं। मतिका खुश मन से छतरी को बेचकर मिले पैसे को निहार कर कहती है, माँ जी, ये हमारे बनाए छतरी की पहली बोनी है। दोनों सास बहू गांव देहात घूमती हुई और भी कई छतरियों की बिक्री करती हैं और निश्चित कमाई से राशन खरीद कर घर आकर खाना पकाती हैं। पिताजी, ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना शुरू कीजिए। मगर बहू, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं था, फिर ये? बाबूजी, मैंने और सासू माँ ने छतरी बेचने का काम शुरू किया है। ये खाना उसी कमाई से है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। सास बहू सूर्योदय से पहले जागकर अनेकों छतरियों का निर्माण करती हैं। बहू, क्यों ना गांव देहात घूमने के बजाय आज हम इन बनाई छतरियों को बाजार में बेचें। गांव देहात के सारे लोग साग सब्जी खरीदने बाजार तो आ ही रहे होंगे। दोनों छतरियों को लेकर बाजार के एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें बेचने के खातिर आवाज लगाती हैं। आओ आओ और खरीदो टिकाऊ मजबूत काली छतरियां एकदम सस्ते भाव में। उनके एकदम सामने भागीरथ का एक छतरी का व्यापारी बैठा था, जो उन्हें देख भौं चढ़ाकर कहता है, ये दो औरतें जाने कहां से मेरा धंधा चौपट करने आ गईं, मगर ये जानती नहीं कि यहाँ के लोग सिर्फ मुझसे छाता खरीदते हैं। आओ और ले जाओ मजबूत मखमली छाते, 100 टके में एक जोड़ा। आओ भाइयों बहनों और ले जाओ 50 रुपए के टिकाऊ मजबूत छतरी का जोड़ा। छतरी का कम दाम सुनते ही ग्राहक उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। छतरी की बनावट तो एक समान है, फिर यहाँ आधा दाम वहाँ दुगना। यहीं से छतरी खरीदने में फायदा है। गिरिजा समेत और भी जन छतरियों को खरीदने लगते हैं, जिसे देख भागीरथ आग बबूला होकर खुद में बोलता है, ये ग्राहक ना एकदम दल बदल पार्टी के नाई हैं। सस्ता देखकर चुनाव करने भिड़ जाते हैं। इन लुगाइयों के चलते आज मेरे एक भी छाते नहीं बिके। अरे बहन जी, एक आध छाता मुझसे भी खरीद लो। कतई नहीं, अब कोई तुम्हारा छाता नहीं खरीदेगा। तुम हम गरीब ग्राहकों से दुगना दाम लूट रहे हो। हम गरीबों के पास बरसात की मार झेलने के चलते कामकाज नहीं। ये सास बहू गरीबों की आमदनी के अनुसार छाते का दाम ले रही हैं। छाते के अल्प दाम और अच्छी गुणवत्ता के चलते उनके छाते को बाजार में भारी पहचान मिल जाती है, जिनसे उन्हें प्रतिदिन खूब कमाई होती है। माँ जी, अब छाते बेचकर हमारे पास इतना पैसा जुड़ चुका है जिससे हम अपने इस टूटे फूटे घर की मरम्मत करा सके। अरे जितना पैसा हम छत की मरम्मत में खर्चेंगे, क्यों ना नया घर बनाकर आराम से रहा जाए। इस तरह दृढ़ संकल्पी सास बहू भीषण बरसात से हार न मानकर मौसम के अनुसार छतरी का व्यापार करती हैं, जिससे न सिर्फ उनके घर की आर्थिक स्थिति संवरती है, बल्कि उनके हाथों की कारीगरी को पहचान भी मिलती है। और अंत के वह रंग बिरंगे छतरियों की दुकान खोलकर आरामदायक तौर पर छतरियां बेचा करती थीं। साथ ही मानसून के महीने में गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में छाता बांटा करती थीं। बरसात में जामुन खाने वाली चुड़ैल। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चारों तरफ बारिश हो रही है। इस बारिश में तो जामुन खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं जामुन खाऊं कहाँ से? इस जंगल के तो मैंने सारे जामुन खा लिए हैं। अब यहाँ तो कोई भी जामुन नहीं बचा। चुड़ैल अपनी गुफा के बाहर झांक रही होती है। उसकी गुफा के बाहर चारों तरफ बारिश हो रही होती है, जिसके बाद वो बारिश में आसमान में उड़ते हुए जामुन के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। आज तो मैं जामुन खा कर ही रहूंगी, फिर चाहे बारिश ही क्यों ना हो। वैसे बारिश में जामुन खाने का स्वाद भी अलग ही होगा, बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल बारिश में जामुन खाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही देर में वो जंगलों को पार करके गांव में पहुंच जाती है।
गांव में उसे एक जामुन का बगीचा दिखाई देता है, जहां वो पहुंचकर जामुनों को देखने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, कितने सारे जामुन लगे हुए हैं यहाँ तो। अब मैं इन सभी जामुनों को खा जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। चुड़ैल उस बगीचे के जामुन तोड़कर खाने लगती है, जिसके बाद वो खाती खाती आसमान में उड़ने लगती है और आसमान में उड़कर नाचने लगती है। क्या बात है, इस बरसात में जामुन खाकर बहुत मजा आ रहा है। अब मैं जब भी जामुन खाने आऊंगी तो बारिश में ही खाने आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस बगीचे के सारे जामुन खा जाती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। वो बगीचा गांव के मुखिया का होता है। बारिश बंद होने के बाद जैसे ही मुखिया अपने जामुन के बगीचे में पहुंचता है, उसे वहां एक भी जामुन दिखाई नहीं देता, जिसके बाद मुखिया को बहुत गुस्सा आता है और उसे ये लगता है कि उसके सारे जामुन गांव के सभी लोगों ने चुरा लिए। इन गांव वालों की इतनी हिम्मत, इन्होंने मेरे बगीचे में आकर चोरी की, इन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, इन्हें तो मैं सजा देकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर मुखिया गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है, तुम लोगों ने मेरे बगीचे के जामुन खाए हैं, अब मैं तुम सभी के बगीचों के ऊपर कब्जा कर लूंगा। आज से इस गांव में जितने भी बगीचे हैं वो सब मेरे हुए। अगर तुम में से कोई भी इन जामुन के बगीचे के पास भटका तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। ऐसा कहकर मुखिया गुस्से से अपने घर के लिए निकल जाता है। मुखिया को यह पता नहीं होता कि जामुन खाने वाला गांव के लोग नहीं बल्कि चुड़ैल होती है। जिसके बाद कुछ दिन तक तो गांव में बरसात नहीं आती। कुछ दिनों के बाद जैसे ही बरसात आती है, चुड़ैल फिर से जामुन खाने गांव में पहुंच जाती है। इस बार वो गांव में हरिया के बगीचे में जाकर जामुन खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, एक तो बारिश और ऊपर से ये रसीले जामुन, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। वाह, मजा ही आ गया। चुड़ैल जामुन खाते खाते फिर से आसमान से उड़ने लगती है। इस बार चुड़ैल को गांव के कई लोग आसमान में नाचते हुए देख लेते हैं। अरे बाप रे बाप, जरा देखो तो सही, ऊपर देखो, ये चुड़ैल जामुन खाते खाते कैसे नाच रही है। अरे हाँ, ये तो एक चुड़ैल है जो जामुन खाते हुए नाच रही है। लेकिन ये चुड़ैल जामुन खाते हुए क्यों नाच रही है, और ये एक चुड़ैल होकर जामुन कैसे खा सकती है? इसका मतलब मुखिया के जामुन के बगीचे के सभी जामुन इस चुड़ैल ने ही खाए हैं। अब तो हमें ये बात मुखिया तक पहुंचानी होगी। गांव के सभी लोग मुखिया के घर पहुंच जाते हैं और उसे चुड़ैल के बारे में बताने लगते हैं। चुड़ैल के बारे में सुनते ही मुखिया कहता है, अरे गांव वालों, तुम ये लोग कैसी बात कर रहे हो? भला एक चुड़ैल जामुन क्यों खाएगी? उसे तो लोगों को खाना अच्छा लगता है। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप हमारे साथ चलो, हम आपको दिखाते हैं। गांव के सभी लोग मुखिया को बारिश में ले जाकर हरिया के बगीचे के ऊपर उस चुड़ैल को नाचते हुए दिखाते हैं। चुड़ैल देखते ही मुखिया अचंभित रह जाता है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपने किए की माफी गांव वालों से मांगता है। देखो गांव वालों, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। बिना सोचे समझे मैंने तुम लोगों पर चोरी का इल्जाम डाल दिया। गांव के सभी लोग उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो कहता है, अब हम लोग इस चुड़ैल का क्या करें? ये तो मजे से हमारे गांव के जामुनों को खा रही है, इसका हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एक काम करते हैं, किसी तांत्रिक या अघोरी बाबा को बुला लेते हैं, अब वही इस चुड़ैल का इलाज करेंगे। मुखिया उसी समय गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी लोग तांत्रिक बाबा को चुड़ैल के बारे में बताते हैं। अरे वाह, मैंने चुड़ैल को इंसान को खाते हुए तो सुना था, लेकिन जामुन खाते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन गांव वालों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं चुड़ैल को भगा कर ही रहूंगा, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर तांत्रिक गांव वालों के साथ उनके गांव में पहुंच जाता है। चुड़ैल बारिश में जामुनों को खा रही होती है। चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए तांत्रिक मंत्र का जाप करना शुरू करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्र जैसे ही चुड़ैलों के कान तक पहुंचते हैं, चुड़ैल आसमान में उड़ते हुए अचानक से जामुन के बगीचे में जाकर गिर जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उसके पास जाता है और उससे कहता है, कौन है तू और इस गांव में क्या कर रही है? क्यों इन गांव वालों की जामुनों को खाकर इनकी फसल की बर्बादी कर रही है? कौन हो तुम लोग और मुझे जामुन खाने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें नहीं पता मुझे जामुन कितने पसंद हैं। अगर तुमने मुझे जामुन खाने नहीं दिए तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। क्या कहा? तू हम सबको मारेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तांत्रिक अपनी शक्तियों से चुड़ैल के ऊपर वार करता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और वो तड़पते हुए कहती है, मैं
जंगल के पास एक गुफा से आई हूँ। मुझे जामुन बहुत पसंद है। मैं लोगों को मारकर नहीं खाती हूँ। जब बारिश हुई तो मुझे जामुन खाने का मन हुआ और जामुन खाने के लिए मैं इस गांव में आ गई। इस बारिश में जामुन खाने मुझे इतने अच्छे लगेंगे, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे मारो मत, मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मुझे तो बस जामुन पसंद है। चुड़ैल की ये बात सुनकर गांव का मुखिया उससे कहता है, देखो, अगर तुम्हें जामुन पसंद है तो हम तुम्हें हर रोज एक टोकरी जामुन दे देंगे, लेकिन इस तरह हमारे जामुन के बागों को बर्बाद मत करो। ये सुनने के बाद चुड़ैल उनकी बात मान लेती है, जिसके बाद चुड़ैल कहती है, ठीक है, तुम मुझे एक टोकरी जामुन दे दिया करना। इसके बदले में मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगी और कभी किसी बुरे साए को इस गांव में आने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से गांव वाले चुड़ैल को एक टोकरी जामुन दे दिया करते और बदले में चुड़ैल उनकी गांव की रखवाली करने लगती है।